सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज अपन कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर आए हैं और आज अपन एकदम धुआंधार बैटिंग करने वाले हैं। तो अपन प्रश्नों की ओर आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं मोटिवेशन के साथ। शोर मत कर, देखो ये शेर कह रहा है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की और बात है, बस कुछ दिनों की और बात है। चलिए, तो अपन इस शेर की तरह दाड़ने वाले हैं आज। ये किस प्रकार दाड़ रहा है देखो। ये निर्देश 80 नंबर का और 3.25 घंटे का पेपर होता है। चलो, तो आज का अपना गाइज प्रश्न है एमसीक्यू। निम्न में से किस प्रक्रम में रासायनिक परिवर्तन होता है? पहला है, एक सिलेंडर में दाब पर ऑक्सीजन संग्रहित करना। ये कैसा परिवर्तन है भाई? भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक। वायु का द्रवीकरण, ये भी कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। खुले में चाइना डिश में पेट्रोल रखना, ये भी कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। और उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर तार को क्या करना? गर्म करना, ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। अगला, निम्न गैसों में से कौन सी गैस तेल के नमूने को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त होती है? ऐसी कौन सी गैस है जो तेल के नमूने को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त होती है? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम या नाइट्रोजन। तो कौन सी होती है? हीलियम या नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न है, वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। ये निम्न में से किसके बनने के कारण होती है? बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। इसके कारण, सिल्वर सल्फाइड के कारण वो कैसी हो जाती है? काली। अगला, विद्युत चालकता का सही क्रम है। विद्युत चालकता का सही क्रम क्या होगा भाई? देखो, सर्वाधिक अच्छी, सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? चांदी। कौन होती है? चांदी। उसके बाद में तांबा, फिर Au, फिर एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। आगे, बंक मिनिस्टर फुलरीन एक अपरूप है। किसका अपरूप है? सल्फर का है, टिन का है, क्लोरीन का है या कार्बन का? तो किसका है? कार्बन का। एक क्या होता है? अपरूप होता है बंक मिनिस्टर फुलरीन। निम्नलिखित यौगिकों में से OH एक क्रियात्मक समूह होता है। OH क्रियात्मक समूह है किसमें? ब्यूटेनॉन में है या ब्यूटेनॉल में है या ब्यूटेनोइक अम्ल में है या ब्यूटेनेल में है? किसमें है भाई? ब्यूटेनॉल में है। ब्यूटेनॉल में कौन है? कीटोन है। कौन है भाई? कीटोन है। इसमें कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है ब्यूटेनोइक में। इसमें कौन सा है? एल्डिहाइड। कौन सा है? एल्डिहाइड है। ठीक है भाई। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। देखो, तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। कौन नहीं है भाई? तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। ये तंत्रिका कोशिका है, मान लो। ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका के अंदर है। बताओ, ये तंत्रिका कोशिका के अंदर ये क्या होता है? दुर्मिका होती है। क्या होती है? दुर्मिका होती है। और ये क्या होता है? एक्सोन होता है, तंत्रिकाक्ष होता है। ठीक है, ये तंतु होते हैं, वो तंतु होते हैं। ठीक है, तो दुर्मिका कोशिका का भी इसका भाग होता है मेडुला। ये मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है भाई? मेडुला किसका भाग होता है? मस्तिष्क का। और ये तंत्रिकाक्ष इसका भाग है। अगला, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति, सन स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है? स्थिति और संतुलन को बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? अनुमस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का भाग होता है अनुमस्तिष्क सेरिबेलम। ठीक है, कौन सा भाग होता है? अनुमस्तिष्क। देखो, मस्तिष्क के भाग,
मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई? 3 भाग होते हैं। आपको पता है, एक तो होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, कौन सा? मध्य, और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क है जो सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है। इसके अंदर एक होता है प्रे मस्तिष्क। कौन होता है? प्रे मस्तिष्क। प्रे मस्तिष्क होता है, ये क्या काम करता है? सोचना, विचारना, याददाश्त, भावना, ये सब कुछ किसका काम होता है? प्रे मस्तिष्क का। ठीक है, इसके अंदर एक होता है हाइपोथैलेमस। कौन होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो किसका काम करता है? भूख, प्यास, ताप, इनका सब क्या करता है? नियंत्रण करता है। जो मध्य मस्तिष्क है, इसका क्या काम है भाई? देखना वे सुनना, देखना वे सुनना, देखना वे सुनना काम है। आगे पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, एक है अनुमस्तिष्क। कौन होता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या काम करता है? शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखता है। इसका ही एक भाग होता है मेडुला। कौन होता है? मेडुला। मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब है, लार है, उल्टी है, दस्त है, इन सब का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? अनुमस्तिष्क सेरिबेलम। जब अपन शराब पी लेते हैं, जब कोई शराबी है तो शराब पी लेता है, तब उसका मस्तिष्क कौन सा काम नहीं करता है? अनुमस्तिष्क। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का भाग नहीं है? पुष्प का भाग नहीं है, वर्तिकाग्र देखो पुष्प का भाग होता है, दल पुष्प का भाग होता है, अंडाशय पुष्प का भाग होता है, लेकिन कौन भाग नहीं है? शुक्राशय। कौन? शुक्राशय। ठीक है, ये नर जनन तंत्र का भाग होता है। आगे अगला, वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटना नहीं है। देखो, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन पर आधारित घटना है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबी सूर्यास्त किसके कारण? अपवर्तन के कारण। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण भाई? प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जल से भरी गिलास में पेंसिल का आंशिक मुड़ा हुआ दिखाई देना किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगला 11 प्रश्न है, शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है। यूरिथ्रा, शुक्रवाहिका, मूत्र नलिका, वर्षण। क्या? यूरिथ्रा। कौन होता है? यूरिथ्रा। कौन होता है? यूरिथ्रा, जिसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। हिंदी में क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। ठीक है, मूत्र मार्ग है जो शुक्राणु और मूत्र का दोनों का ही उभय मार्ग होता है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में दिखाई देने वाला वर्ण नहीं है। कौन सा? जामुनी, लाल, पीला, चमकीला। कौन सा? चमकीला। इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग दिखाई देते, VIBGYOR, विब गयोर, विब गयोर, वॉयलेट, इंडिगो, बैंगनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बेजानी, हपी, नाला। इसकी ट्रिक होती है बेजानी, बेजानी, हपी, नाला, बेजानी, हपी, नाला। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, धातु की प्रतिरोधकता की परिसर है। जो धातु होती है उनकी प्रतिरोधकता की परिसर क्या होती है? कौन सी? ये है क्या? 10 की घात -8 से 10 की घात -6, या 10 की घात 12 से 10 की घात 17 तक, 10 की घात 10 से 10 की घात 12 से 12 तक, 10 की घात -6 से 10 की घात 12 तक। बताओ कौन सी होती है? बताओ। 12 से 17, 12 से 17 होगी। अरे कौन सी होगी? तू जूते खाएगा मेरे हाथों से, मरेगा कभी। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 की घात है -8 से 10 की घात -6 ओम मीटर होती है इसकी प्रतिरोधकता परिसर। फिर बोलेगा मास्टर ने पीट डाला। अभी मम्मी को बोल रहा था, मम्मी मास्टर बहुत पीटता है मेरे को। हैं? तो ये देखो, विद्युत परिपथ में बैटरी का प्रतीक है। बैटरी का प्रतीक क्या है? देखो, ये तो एक कुंजी का प्रतीक है भाई। किसका प्रतीक है? कुंजी का। देखो, ये कुंजी दर्शा रहा है, कुंजी। ठीक है, और ये किसका है? देखो, ये दर्शा रहा है यहां पर, ये
देखो एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस, ये किसको दर्शा रहा है? सेल को। किसको दर्शा रहा है? सेल को। इसके अंदर देखो ये एक मन ले चलो ये किसका है भाई? ये है बैटरी का, और ये एमीटर का है। किसका? एमीटर का होता है, एमीटर का। ठीक है। और वोल्ट मीटर का आपको पता है, वोल्ट मीटर देखो एमीटर का प्रतीक कैसा होता है? ए प्लस माइनस। ये वोल्ट मीटर का होता है, ये वोल्ट मीटर का कैसा होता है? वोल्ट मीटर का। और ये किसका होता है? ये प्रतिरोधक का। और इसके अंदर यदि अपन क्या कर दें, अंगुली कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? परिवर्ती प्रतिरोध का। किसका हो जाएगा? परिवर्ती प्रतिरोध का। ठीक है। अगला देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्भर करता है प्रवाहित धारा पर, फेरों की संख्या पर, चालक तार से दूरी पर, उपयोग सभी पर। उपयोग सभी पर निर्भर करता है कि भाई प्रवाहित जितनी धारा ज्यादा प्रवाहित करेंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। और किसी भी परिनालिका के अंदर या कुंडली के अंदर फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ज्यादा होगा। चालक तार से दूरी जितनी क्या होगी? कम होगी, उतना ही उसका क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। अगला अगला वर्जन है मक्खी मक्खी मक्खी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से शुरू होती है? नॉर्थ से शुरू, साउथ पे विलीन। नॉर्थ से शुरू, साउथ पे विलीन। नॉर्थ से शुरू, साउथ पे विलीन हो जाती है। होती है या नहीं होती है? ठीक है। नॉर्थ से शुरू, साउथ में विलीन। ठीक है। दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। ये भी राइट है, ये तो राइट है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, बिल्कुल बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। बिल्कुल दक्षिण ध्रुव से कहां होती है? उत्तर ध्रुव की ओर। ये भी बात क्या है? राइट है। ये भी क्या है? राइट है। ये भी राइट थी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है? करती है क्या? नहीं करती है। तो ये गलत कथन है भाई, ये कथन गलत है। ठीक है जी। आगे अगला वर्जन है 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक है क्या? नाइट्रोजन है क्या? ऑक्सीजन है क्या? CO2 है क्या? CFC है क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 1980 के अंदर देखा गया कि भाई जो ओजोन परत है, क्या ओजोन परत है, उसके अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है? छिद्र हो रहा है। क्या हो रहा है? छिद्र, यानी धीरे धीरे परत है जो टूट रही है। कब देखा गया? 1980 में। किसके कारण? CFC के कारण। आगे, किसी भी आहार श्रृंखला में कौन शीर्षक है? शीर्षक कौन शीर्षक है भाई? देखो आपको बताया घास, घास को कौन खाता है? हिरन खाता है। कौन खाता है? हिरन। हिरन को कौन खा जाता है? छेल खा जाता है। तो छेल यहाँ पर क्या दिख रहा है? शीर्षक दिख रहा है। मनुष्य शीर्षक होता है क्या? मनुष्य, हिरण, सांप, इनमें कौन शीर्षक दिख रहा है आपको? शेर। कौन है? शेर। ठीक है। कि मनुष्य है? बताओ कौन सा होगा आंसर? ये आप पर छोड़ा जाता है, देख लेना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी सारक जल में घुलनशील नहीं होते। सभी सारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील सारों को क्या कहते हैं भाई? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं जल में घुलनशील को। अम्ल जल में, अम्ल जल में H+ आयन प्रदान करते हैं। जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं क्या कहलाती है? जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं क्या कहलाती है? हाँ, वंशानुगत। जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती है, वंशानुगत हो सकती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित हो सकती है। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते थे। तो मेंडल ने किस पौधे पर
परीक्षण किया भाई? मटर के पौधे पर। किस पर? मटर के पौधे पर, गार्डन पीपर, उद्यान मटर। बताओ मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मटर का वैज्ञानिक नाम, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। मटर एक उभयलिंगी पादप होता है। कैसा? उभयलिंगी पादप होता है, उभयलिंगी पादप होता है। कैसा होता है? उभयलिंगी या द्विलिंगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में संचित रहता है भाई? ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, खाली जगह आदि जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका क्या होता है? अवशोषण। कौन से जीव है? ईस्ट, ईस्ट और फफूंद। तुम फफूंदी हो, फफूंद और मशरूम। ठीक है, आगे ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, चलिए खाली जगह हो चुकी पूरी। देखो गाइज, नेक्स्ट प्रश्न है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला कह रहा है घास, घास को खाता है हिरण, हिरण को खाता है शेर। कौन खाता है? शेर। पोष स्तर को बताइए। पोष स्तर, ये कौन सा स्तर है भाई? प्रथम पोष स्तर। कौन सा पोष स्तर है? प्रथम पोष स्तर। ये कौन सा स्तर है? द्वितीय पोष स्तर। कौन सा? द्वितीय पोषी स्तर। ये कौन सा स्तर है? तृतीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर। अरे बात समझ में आ गई क्या बगुला? ये उसका आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज का एक लाभ लिखिए। दूसरा का उत्तर, उत्तर है दूसरा का। बताओ विद्युत फ्यूज का क्या लाभ है? विद्युत फ्यूज है जो हमें क्या करता है? लघुपतन और अतिभारण से बचाता है। तो विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज या फिर ऐसे भी लिख सकते, विद्युत फ्यूज उपकरणों को, उपकरणों को जलने से बचाता है। ये एक लाभ ही है। क्या है? लाभ, बिल्कुल सस्ता लाभ। आगे, परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? एक समान। कैसा होता है? एक समान। जो परिनलिका होती है भाई, जो परिनलिका होती है, परिनलिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक समान होता है, एक समान होता है, एक समान होता है। ठीक है, ये धारी है और इसके अंदर क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। इस परिनलिका के भीतर है जो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? एक समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? एक समान होता है। ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, कहाँ होता है ये? एक समान। इसके अंदर एक समान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, अगला, अगला प्रश्न है प्रकाश के दो गुण लिखिए। प्रकाश के दो गुण लिखिए। प्रकाश के क्या लिखने हैं? दो गुण लिखने हैं। तो पहला गुण क्या हो जाएगा? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश, दूसरा गुण, प्रकाश सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है, गमन करता है। प्रकाश जो हमेशा सीधी सीधा रेखा में चलता है, कभी इधर उधर टेढ़ा नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न कह रहा है बच्चा प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या हो सकती है भाई? प्रतिबिंब
की स्थिति के अंदर पहली विशेषता प्रतिबिंब की क्या विशेषता हो सकती है? पहला, प्रतिबिंब आभासी सीधा हो सकता है, प्रतिबिंब आभासी सीधा हो सकता है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा हो सकता है, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं भी प्राप्त किया जा सकता है, प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, तो इसका एक लिख देते हैं, प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तित हो सकता है, बी, प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है लिंग गुणसूत्र। तो ये उत्तर हो जाएगा अपने किसका? 6वां का। लिंग गुणसूत्र क्या है? लिंग गुणसूत्र का मतलब है कि हमारे अंदर जो भी ऐसे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण करते हैं, किसका निर्धारण करते हैं? लिंग का। ठीक है, होने वाली संतान बच्चा होगा या बच्ची, जो हमारे अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। वे गुणसूत्र जो व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। उदाहरण में जैसे स्त्री के अंदर XX पाया जाता है और पुरुष के अंदर कौन से पाए जाते हैं? XY। ठीक है, अगला, मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे में 7 विपर्यासी लक्षण नोट किए, इनमें से किन्हीं दो के नाम लिखिए। देखो ये उत्तर नंबर कौन सा है? 7वां। कौन सा है? 7वां है। ठीक है, तो 7 विपर्यासी लक्षणों का मेंडल ने क्या किया? अध्ययन किया। उनमें से देखो ये लिख रखे हैं, एक तो लक्षण था गोल झुर्रीदार बीज। कौन सा? गोल और झुर्रीदार बीज। एक था लंबा और बौना पौधा, एक लक्षण। एक था सफेद बैंगनी फूल। ये 3 लक्षण हो गए। 3 हो गए ना, इनमें से 2 लिख लेना है आपको। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में वेदान होगा? उत्तर नंबर 8वां। ठीक है, मेरुरज्जु। देखो मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, यदि इसके अंदर कोई चोट पहुंच जाती है तो सीधी सी बात है, हमारे जो मेरुरज्जु है, आपको पता है प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, सब के सब कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। ये सब के सब किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? मेरुरज्जु के द्वारा। तो यदि जैसे ही मेरुरज्जु आघात पहुंच जाएगी, चोट पहुंच जाएगी, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया, चाप, ये सारी की सारी सूचनाएं पहुंचना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, अतः प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी। क्या होगी? तो प्रतिवर्ती क्रिया ही नहीं होगी भाई। इसके अंदर आघात हो जाएगा तो प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी। ज्ञानेंद्रिय से आने वाली सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी। अगला, मस्तिष्क से सूचना शरीर के विभिन्न कार्यकर अंगों तक नहीं पहुंचेगी, वापस मस्तिष्क से भी नहीं जाएगी, वो ना मस्तिष्क तक जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरुरज्जु के अंदर यदि आघात हो जाएगा। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है? जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय का काम है जो एक तो कौन करते हैं? जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे स्रावित हार्मोन, और एक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, देखो यहां पर इसका उत्तर लिख रखा है 9वें का। उत्तर नंबर 9 इसका उत्तर है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र करते हैं। और अंतःस्रावी तंत्र के अंदर कौन स्रावित होते हैं भाई? हार्मोन। कौन होते हैं? हार्मोन। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला 10वां प्रश्न है, वैद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? या फिर इसे कौन सा यौगिक कह सकते हो आप? आयनिक यौगिक। कौन सा? आयनिक यौगिक। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? धातु से अधातु में, धातु के से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से उनके बीच एक बंध बनता है, उसे आयनिक बंध कहते हैं। और इस प्रकार जो यौगिक बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे?
आयनिक यौगिक। तो धातु से ए धातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, या फिर वैद्युत सहसंयोजक यौगिक भी कह सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में जैसे NaCl है, MgCl2 है, ये किसके वैद्युत सहसंयोजक यौगिक के उदाहरण है। अगला उत्तर नंबर 11वां, प्रति अम्ल का एक उदाहरण लिखिए। प्रति अम्ल एंटासिड का एक उदाहरण लिखना है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, ये प्रति अम्ल का उदाहरण है। और भी लिख सकते हो, जैसे बेकिंग सोडा, ये भी एक क्या है, प्रति अम्ल है। अगला 12वां प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक का, लेड नाइट्रेट। देखो लेड कोष्टक में 2 लिख रखा है, यानी लेड की ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, लेड नाइट्रेट। PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड Ki अभिक्रिया के पश्चात अवक्षेपित यौगिक का नाम लिखिए। ये अभिक्रिया है, इसके पश्चात कौन सा पदार्थ अवक्षेपित होगा, इसके साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन, और इसे अपन अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, PbI बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा, लेड आयोडाइड, PbI, इसे कहते हैं लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। ठीक है, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, इसे बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये है अपना कौन, अवक्षेपित यौगिक, ये अवक्षेपित हो जाएगा नीचे तली पर, ये नीचे तली पर अवक्षेपित हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन 2 है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, 6 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 3 दूनी 6, 2 नाइट्रोजन 2, और यहाँ पर क्या लगाऊं, 2, ये लो जी, ये 2 PbI2 करना पड़ेगा फिर। ठीक है, लेड नाइट्रेट PbI2, ये हो जाएगा। लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, Ki, अभिक्रिया कुछ अवक्षेपित यौगिक, यही है लेड आयोडाइड। हो गया बैलेंस हो चुका है गाइज, लिख लिया। तो नेक्स्ट ये अपने अति लघुत्तरात्मक प्रश्न खत्म हो चुके हैं बेटा। प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्न, उत्तर है इस चौथे का आंसर है धातु उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक। चित्र बनाकर क्या करना है, समझाना। जो धातु होते हैं उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक, क्योंकि धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये उष्मा का क्या करता है, चालन करता है। ठीक है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन परमाणु से ढीले बंधे होते हैं और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचरण कर देते हैं। जब धातु का एक सिरा गर्म किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उष्मा ऊर्जा को जल्दी पूरे धातु में फैला देते हैं, इसलिए धातु उष्मा की अच्छी सुचालक
होती है। देखो यहाँ पर ये चित्र भी बना रखा है। एक बर्नर लिया है अपन ने, एक स्टैंड लिया है और एक धातु की छड़ ली है। धातु की क्या ली है? छड़ या तार लिया है। और एक तरफ एक जगह से अपन क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं इसको। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से क्या लगा रहे हैं? इसके मोम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? इधर से गर्म कर रहे हैं और इधर से क्या लगा रहे हैं? कोई मोम लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोम। और मोम धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगी? पिघलना शुरू कर देगी। इसका मतलब क्या है कि भाई यहां से गर्म करते हैं तो ये सिरा भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है। अगला अगला वर्तन है साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन देखो साइकिल जहां आती है पहले तो हेक्सेन का सूत्र क्या होता है? C6H14। यही तो होता है C6H14। जहां साइकिल साइकिल के टायर कितने होते हैं? दो। तो दो हाइड्रोजन क्या कर देने? कम। दो हाइड्रोजन क्या कर देने? कम कर देने। यहाँ पर दो ही रखने हैं। देखो 12 ही रखने हैं। ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र ये हो जाता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को क्या करना है? चित्रित करना है। कर देंगे। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। ठीक है। हर एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? दो दो है। कितने हैं जी? दो दो है। ये दो दो है। ठीक है, दो दो है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? एक एक। कितने होते हैं? एक एक होते हैं, 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 एक एक। और कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं रे? चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। ये लो इसका एक, ये दो, ये तीन, ये चार। ये इसका इसका लो एक, दो, तीन और चार। इसका चार। ये लो एक, दो, तीन और चार। एक, दो, तीन और चार। ये एक, दो, तीन और चार। ठीक है, सबके चार चार हो चुके हैं। ये अपना बाह्यतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक के साथ साझेदारी कर लेता है। इसी प्रकार ये भी एक के साथ क्या कर लेता है? साझेदारी। ये भी कर लेता है एक के साथ साझेदारी। ठीक है। ये भी एक के साथ क्या कर लेता है? साझेदारी। ये भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है। ये भी एक के साथ साझेदारी कर लेता है। और ये भी एक के साथ साझेदारी। ये भी एक के साथ साझेदारी। सब एक एक के साथ साझेदारी कर लेते हैं। एक एक के साथ साझेदारी कर लेते हैं। ये एक एक के साथ साझेदारी कर लेते हैं। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। देखो ये कर लिया। ठीक है। अब कार्बन है जो अपने अष्टक पूरा करने के लिए कितने के साथ साझेदारी करेगा? चार के साथ। कितने के साथ? चार के साथ। दो तो हाइड्रोजन इनसे कर लेगा और एक एक पड़ोसी कार्बन से कर लेगा। देखो ये कर लिया। ठीक है, ये लो। चल बेटा, चल बेटा चल। ठीक है, ये देखो। चल बेटा चल। ठीक है, इसके दो दो चार, दो दो चार, दो छः, दो आठ। ठीक है, ये बीच में टिमकी ऐसे ही है। ये अरे तेरी तो ओई ओई ओए ओए। ले बेटा, ये लो, ये भी कर लेगा। ठीक है, ये भी चार के साथ साझेदारी कर लेगा। ये लो ये लो ये लो ये लो। ठीक है, ये भी कर लेगा। ये लो बेटा। ठीक है, दो दो चार पाँच छः सात और आठ। ये भी चार के साथ साझेदारी कर लेगा। दो दो चार पाँच छः सात और एक आठ। ये लो ये लो।
ये लो, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब बना सकते हो आराम से, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 4। ठीक है, चलो अगला अगला है शाकाहारी जंतु की क्षुद्रांत की लंबाई। जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसकी जो छोटी आंत की लंबाई है वो मांसाहारी की तुलना में मांसाहारी जंतु की लंबाई से अधिक होती है। शाकाहारी जंतु होते हैं उनकी जो आहार नाल है, आहार नाल की जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई क्या होती है? अधिक। और जबकि मांसाहारी जंतु की आहार नाल क्या होती है? छोटी। क्यों? क्योंकि जो सेल्यूलोज, जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? सेल्यूलोज खाते हैं। क्या खाते हैं? सेल्यूलोज, यानी घास फूस खाते हैं। घास फूस के अंदर सेल्यूलोज होता है। अब सेल्यूलोज को पचाने के लिए, सेल्यूलोज को पचाने के लिए अधिक क्षेत्र चाहिए, यानी अधिक समय की आवश्यकता होती है और एक विस्तृत क्षेत्र की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो आगे यहाँ पर शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत्र लंबी होती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पौधों से प्राप्त भोजन जिसके अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज को पचाने में अधिक समय और स्थान की आवश्यकता होती है। कारण क्या है? पौधों का भोजन कठिन और रेशेदार होता है जिसे पचाना मुश्किल होता है। लंबी छोटी आंत्र भोजन को अधिक समय तक रोककर उसे पूरी तरह पचाने में और पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में अवशोषित करने में क्या करती है? मदद करती है। जबकि मांसाहारी जंतु मांस आसानी से पचने वाला होता है, मांस आसानी से पच जाता है, इसलिए उनकी आंत्र कैसी होती है? छोटी। चलो जी नेक्स्ट पर्सन। अगला पर्सन है छुई मुई छुई मुई। छुई मुई पादप में गति। छुई मुई जैसे अपन टच करते हैं, ओके ना बाबा ना टच मत कर मुझे, डोंट टच मी, डोंट टच मी। जैसे छुई मुई को अपन छूते हैं तो ओके डोंट टच मी, वो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। और हमारी टांग में होने वाली गति, हमारी टांग के अंदर भी क्या होती है? गति। जैसे हाथ के अंदर भी क्या होती है? गति। टांग में होने वाली गति, एक छुई मुई के अंदर होने वाली गति में क्या अंतर है? अंतर बताना है भाई, अंतर बताना है। ये उत्तर नंबर 7 का है, उत्तर 7 का। देखो छुई मुई पादप में गति, छुई मुई छुई मुई छुई मुई छुई मुई। पत्तियों में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण, पत्तियों के अंदर, किसके अंदर? पत्तियों के अंदर जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण इनकी आकृति क्या कर जाती है? जो छुई मुई के पौधों की आकृति क्या कर जाती है? बदल जाती है, जिसके कारण फूलने और सिकुड़ने की क्या होती है? क्रिया होती है। जैसे हाथ लगाते हैं तो वो क्या कर जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं, फिर फैल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, फैल जाते हैं, इसी प्रकार होता चलता रहता है। अब जो हमारे टांगे होती है ये पेशी कोशिकाओं में संकुचन के कारण होता है। हमारी पेशियों के अंदर क्या होता है? संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन। ठीक है, अगला छुई मुई के अंदर इसमें विशिष्टकृत प्रोटीन नहीं होते हैं। इनके अंदर कोई विशेष प्रकार का कोई सिकुड़ने के लिए कोई प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन हमारी टांगों के अंदर विशिष्टकृत क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं इनको सिकुड़ना के लिए। ठीक है, अगला तीसरा, इसमें गति स्पर्श के कारण होती है। इनको जैसे ही छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते हैं तो क्या कर जाता है? सिकुड़ जाते हैं, स्पर्श के कारण गति होती है। इसमें गति ऐच्छिक होती है। हाँ, आपा अपनी टांग ने जैसे जना भेड़ी कर ला, जैसे जन सीधी करना, कोई जरूरी है कहीं? अपनी इच्छा पर निर्भर करेगी। तो ये एक ऐच्छिक गति है। हमारी टांग की गति कैसी गति है? ऐच्छिक गति हो रही। लेकिन ये छुई मुई वाली कैसी होती है? स्पर्श के कारण होती गति। आगे चौथा पॉइंट है छुई मुई पौधों में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। इन मायने चालन वास्ते, चालन जो भी सूचनाएं जाए वे पर कोई विशिष्ट ऊतक कौन पाया गया या कोई ऐसा अंग नहीं होता। पश्चिम मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क के द्वारा संचालित होती है, पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क द्वारा संचालित होती है। आगे आवेग या सूचनाओं के चालन के लिए तंत्रिका कोशिकाओं और गति के लिए पेशी कोशिकाएं होती है। ठीक है, ये क्या है? यह विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। छुई मुई ये नहीं है ना। तो हमारे अंदर आवेग या सूचनाओं के चालन के लिए तंत्रिका कोशिका और गति के लिए पेशी कोशिका होती है। ठीक है,
सूचनाओं के लिए तो ये होती है तंत्रिका कोशिका, और गति के लिए कौन सी होती है, पेशी कोशिका। तो ये इसका याद रखिएगा पूरा हिंदुस्तान उत्तर। अगला 8वां का उत्तर, उत्तर नंबर 8वां का उत्तर है, जनन किसी स्पीसीज यानी जाति की समष्टि, समष्टि का मतलब समूह, समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। जनन है जो किसी भी समष्टि के स्थायित्व के लिए किस प्रकार सहायक है वो बताना है। अपनी जनन क्षमता के कारण, किसके कारण, अपनी जनन क्षमता के कारण जीवों की समष्टि पारितंत्र में अपना स्थान अथवा निकेत, निकेत घर ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। कोई भी जो जीव होते हैं पारितंत्र में अपना स्थान किस कारण है, निकेत, किस कारण, जनन क्षमता के कारण। किसके कारण, जनन क्षमता के कारण पारितंत्र अपना स्थान पाए हुए हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का विरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है, ऐसे किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। अगला, गोलीय दर्पणों के लिए दर्पण सूत्र, जो गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पणों के लिए दर्पण सूत्र तथा आवर्धन को परिभाषित कर सूत्र लिखिए। पहले तो दर्पण समीकरण, उत्तर नंबर किसका है, 9वां। दर्पण सूत्र को परिभाषित, दर्पण सूत्र लिखते हैं, दर्पण सूत्र देखो, गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब दूरी, गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब दूरी जिसे क्या बोलते हैं, v, बिंब दूरी को बोलते हैं u, वे फोकस दूरी जिसे क्या बोलते हैं f, में बीजगणितीय संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। और दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण सूत्र। ठीक है जी। अगला कह रहा है आवर्धन को परिभाषित कर सूत्र लिखिए। आवर्धन को भी क्या करना है, परिभाषित करना है। ठीक है, आवर्धन को भी क्या करना है, परिभाषित करना है। चलो आवर्धन को परिभाषित कर देते हैं अपन। आवर्धन मैग्निफिकेशन m, गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा बिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन, तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन। तो m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h डैश बट्टा बिंब की ऊंचाई यानी h हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, m बराबर h डैश बटा h बराबर -v बटा u। छम्मा छम्मा, ये उतारो देखें। अगला
चलिए आगे की ओर अपन बढ़ते हैं गाइज। पर्सन कह रहा है चलो इस पर्सन को मैं जितने जल पी के आ जाता हूं, वेट करो वेट, और इसको सॉल्व करो। हाँ जी, तो आपका वेट हुआ पूरा। नेक्स्ट ये पर्सन है, कह रहा पर्सन किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब है जिसको निकट की दिखाई देती है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखो, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। यानी जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी 80 सेंटीमीटर पर है, और जो निकट की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। अनंत पर कोई भी वस्तु है वो दिखाई नहीं दे रही है, यानी बीम कहां पर है? अनंत पर। बीम की दूरी अनंत पर हो जाएगी। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता बतानी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोल्व कर रखा है पर्सन। देखो, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए जो प्रतिबिंब बिंब की जो दूरी होती है वो अनंत पर होती है। कहां पर होती है? अनंत पर होती है, वो अनंत पर होती है। क्यों? क्योंकि निकट की तो दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। जो दूर बिंदु है कहां पर है? अनंत पर है। तो इसके लिए ये हो जाएगा अनंत पर। कहां पर हो जाएगा भाई? अनंत पर हो जाएगा माइनस का। और जो प्रतिबिंब दूरी है वो कहां पर है? 80 सेंटीमीटर है, वो भी कैसी? माइनस की, क्योंकि अवतल लेंस है। कैसा लेंस है? अवतल लेंस है। और फोकस दूरी क्या करना है? बताना है। तो फोकस दूरी बताने के लिए देखो यहाँ पर 1 अपॉन ये लेंस सूत्र लगा देंगे, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो इसका मान रख गया माइनस का 80, माइनस का इनफाइनाइट 1 अपॉन एफ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये बचेगा। तो फोकस माइनस की 80 आ जाएगी। कितनी? माइनस की 80। माइनस की 80 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? माइनस की 80। कितनी आएगी भाई? माइनस की 80। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको और शॉर्टकट में कैसे कर सकते हो? अब इसकी जो चाहो तो ऐसे कर सकते हो, और इससे आगे ऐसे भी कर सकते हो कि भाई फोकस दूरी कितनी आ गई? 80 आ गई। माइनस की 80 सेंटीमीटर आ गई। अपन को निकालनी क्या? लेंस की समता। P बराबर क्या होता है? 1 अपॉन एफ होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन एफ। देखो, फोकस दूरी जब सेंटीमीटर में दे रखी है तो ऊपर क्या होता है? 100 और बटा 80, ये माइनस। कटिंग कर लेंगे, 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी माइनस 5 बटा 4। तो ये हो जाएगा 1.25 डायप्टर। तो लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी? ये माइनस का 1.25। तो लेंस कैसा होगा? अवतल लेंस। ठीक है, अतः इस दोष को संशोधित करने के लिए माइनस 1.25 डायप्टर क्षमता वाले एक अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा, और ये लेंस वास्तविक एवं उल्टा। चलो आगे, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है? धारा के सतत तथा असतत पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के सतत तथा असतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ के अंदर देखो मुख्य घटक क्या होते हैं? एक तो होता है प्रतिरोधक, एक होता है एमीटर, एक होता है कुंजी, एक होती है बैटरी। क्या होती है? बैटरी। वैसे और आप लगा सकते हो, वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो। वोल्ट मीटर भी विद्युत परिपथ का ही घटक होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घरेलू विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज। वाह जी वाह, हीरा बेटे। देखो क्या आया, एक घरेलू विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज है। यानी फ्यूज कितना एम्पियर को है भाई? फ्यूज है जो 5 एम्पियर को है, 5 एम्पियर को, 5 एम्पियर को। ठीक है, तो कह रहा 100 वाट और 220 वोल्ट के अधिकतम बल्बों की संख्या क्या होगी? यानी अधिकतम बल्ब कितने लगा सकते हैं? यदि उससे ज्यादा लगा देंगे तो फ्यूज क्या कर जाएगा? उड़ जाएगा फटाक। तो अधिकतम बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है, और अपन देखते हैं सबसे पहले कि भाई एक बल्ब है, एक बल्ब के लिए कितनी धारा प्रयुक्त होती है? एक बल्ब के लिए कितनी धारा प्रयुक्त होती है? तो एक बल्ब के लिए धारा
एक बल्ब के लिए धारा निकालेंगे, एक बल्ब हेतु धारा, ठीक है, एक बल्ब हेतु धारा निकालेंगे तो P बराबर क्या होता है VI और I बराबर क्या हो जाएगा P बटा V। तो I बराबर क्या कर लेंगे, P का मान पावर कितना है 100 और V का मान कितना है 220, 0 से 0, 2 5 10 और 2 11। तो ये एक बल्ब के लिए धारा कितनी आ जाएगी, I बराबर आ जाएगी 5 बटा 11, 5 बटा क्या गई 11 एक बल्ब के लिए, ठीक है। अब ये एक बल्ब के लिए है, मान लो इनको कह दो I1 है, ये I1 है, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 एम्पियर का फ्यूज है, कितना एम्पियर का फ्यूज है 5 एम्पियर। तो अपन को संख्या निकालनी है बल्बों की संख्या, तो बल्बों की संख्या कैसे निकालते, देखो बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या, तो जो फ्यूज है, फ्यूज की कुल धारा कितनी होती है, कुल धारा के अंदर क्या कर देंगे, एक बल्ब की धारा के क्या कर देंगे भाग दे देंगे और कुल बल्बों की संख्या आ जाएगी। कुल धारा, कुल धारा एक बल्ब की धारा, कुल फ्यूज की धारा, कुल फ्यूज की धारा, फ्यूज की धारा कितनी है भाई 5 एम्पियर और इस बल्ब की धारा कितनी है, एक की कितनी आ गई 5 बटा 11, ये ऊपर जाएगा तो 5 गुना कितना हो जाएगी 11 बटा 5, इन 5 से 5 कैंसिल, 11 बल्ब, कितने 11 बल्ब, कितने बल्ब हो जाएंगे 11 बल्ब। चलो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है खाद्य श्रृंखला का, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर लिखो, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर लिखो। देखो यहाँ पर ये खाद्य श्रृंखलाएं दे रखी है, पेड़ पौधों को हिरण खा रहा है, हिरण को शेर खा रहा है, इस देखो पौधों को कौन खा रहा है, टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को ये बाज खा रहा है, देखो ये शैवाल को बिच्छू, बिच्छुड़े को मछली, मछली को बगुला, ठीक है। और ये तो खाद्य श्रृंखला है, इस खाद्य श्रृंखलाओं का क्या है एक जाल या आपस में कनेक्शन, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं शाखान्वित हो जाती, शाखाओं में बढ़ जाती है अलग अलग, ठीक है। खाद्य श्रृंखलाओं का समान खाद्य जाल होता है। इसके अंदर डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं। देखो ये है खाद्य श्रृंखला फूड चेन, ये है खाद्य जाल है फूड वेब, ठीक है। देखो पहला पॉइंट कह रहा है ऊर्जा का प्रवाह एक सीधी श्रृंखला में होता है, जो खाद्य श्रृंखला है, जो ऊर्जा का प्रवाह इसके अंदर एक सीधी श्रृंखला में होता है और इसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह कई आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं में होता है। देखो अलग अलग कनेक्शन होता है तो अलग अलग दिशाओं में हो सकता है, कई आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं में होता है। अब इसमें ये सरल और छोटी होती है, कैसी होती है एकदम सरल होती है और छोटी होती है। अगला ये जटिल और विस्तृत होती है। आगे इसमें ऊर्जा का मार्ग एक ही होता है, ऊर्जा का मार्ग क्या होता है एक, और इसमें ऊर्जा का मार्ग अनेक हो सकते हैं, कई मार्ग होते हैं। आगे एक जीव सीमित जीवों पर निर्भर रहता है, एक ही जीव है जो किसी एक ही जीव पर निर्भर रह सकता है, सीमित जीव पर निर्भर रह सकता है, लेकिन इसके अंदर एक जीव कई जीवों पर निर्भर हो सकता है, ठीक है। आगे श्रृंखला टूटने पर पूरा तंत्र क्या होता है प्रभावित, यदि एक कोई जीव खत्म हो गया तो पूरी श्रृंखला टूट जाएगी। इसके अंदर यदि एक जीव खत्म हो जाता पूरी श्रृंखला टूटती नहीं है, फिर भी बैलेंस बना हुआ रहता है, संतुलित रह सकता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर अंतर है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के अंदर। आगे अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। दीर्घ उत्तर क्या होता है जब एक टुकड़ा, कह रहा है क्या होता है जब एक टुकड़ा जिंक धातु का कॉपर सल्फेट में डालते हैं, जिंक धातु किस में डालते हैं कॉपर सल्फेट में। दूसरा एल्यूमिनियम धातु का तनु असील अम्ल में डालते हैं, सिल्वर धातु का कॉपर सल्फेट विलयन में डाला, ये यदि अभिक्रिया संपन्न होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखो पहला कह रहा है इसका पहला ए फॉर एप्पल, इसका ए फॉर एप्पल, जब जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट, जिंक को किस में डालेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर धातु बनती है, संतुलित
समीकरण ये देख, तो ये इसको क्या कर देती है, प्रतिस्थापित। काना काका मांगे आलू जने फिरा प्रभु हम, यानी ये जिंक धातु कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगी, जिंक सल्फेट बनाएगी। क्या बनाएगी? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर बनाएगी। बात समझ में आ गई? के दूसरा प्रश्न क्या कह रहे है? दूसरा प्रश्न कह रहे है एल्यूमिनियम धातु का तनु अशेल में डाला जाता है। जब एल्यूमिनियम धातु को किसी में डाला जाता है, तनु अशेल में, तो ये बी फॉर बबली का। जब एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु अशेल अम्ल में डाला जाता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, और देखो ये एल्यूमिनियम की अभिक्रिया, ठीक है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है और ये हाइड्रोजन गैस है। आगे सी, सी क्या कह रहा है? सी का आंसर देखो जी, सी सिल्वर धातु का, किसका? सिल्वर धातु का कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो अभिक्रिया संपन्न होती है संतुलित। देखो काना काका मांगे आलू, ये अधिक क्रियाशील या कम क्रियाशील है? ये कम क्रियाशील, तो ये अभिक्रिया होगी नहीं, संपन्न नहीं होगी। यहाँ पर लिख रखा है हिंदी भाषा में, तो देखो सही लिख रहा है, जब सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, रिएक्शन होती नहीं है, क्योंकि सिल्वर खुद कम क्रियाशील है पहले से। अगला, एक क्वथन नली, यानी क्वथन नली का मतलब होता है जिसके अंदर किसी पदार्थ को, किसी रसायन को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। क्वथन नली में कॉपर नाइट्रेट के नीले पाउडर को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड, जो काला रंग का होता है, ऑक्सीजन गैस तथा एक भूरे रंग की गैस एक्स का निर्माण होता है। अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। निकलने वाली भूरे रंग की गैस का नाम, भूरे रंग की गैस एक्स को पहचानिए और अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए। देखो तो ये हो गया इसका ए। कॉपर नाइट्रेट CuO3 का होल्ट वाइज को गर्म करने पर क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा भाई? कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनेगा, और साथ में क्या बनेगी? ऑक्सीजन गैस। और जो ये NO2 गैस होती है वो कैसी रंग की होती है? भूरे रंग की। कैसी होती है? भूरे रंग की। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर इसको गर्म करते हैं, कॉपर नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, ये उसमें वियोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? उसमें वियोजन अभिक्रिया है। तो देखो ये NO2 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये भूरे रंग की है। कैसी रंग की है? भूरे रंग की गैस है। ठीक है, ये कैसे रंग की है? भूरे रंग की गैस है। तो ये हो गया प्रश्न बी, निकलने वाली भूरे रंग की गैस एक्स को पहचानिए। ठीक है, संतुलित हो गया। बी, भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? देखो मैं यहाँ पर इनके आंसर लिख रहा हूं भाई, ये ए का आंसर हो गया, बी का आंसर, बी का एक्स गैस का नाम, गैस कौन सी होगी? NO2। कैसी होगी? भूरे रंग की। कैसी होगी? भूरे रंग की NO2 गैस होगी। और सी का आंसर क्या हो जाएगा? उसमें वियोजन, अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी? उसमें वियोजन अभिक्रिया। चलो अगला प्रश्न है भाई, कह रहा है 15वां, कार्बन के अपरूप का नाम लिखिए जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने? 60 कार्बन। दूसरा कह रहे कार्बन चतुसंयोजी होता है, क्यों? एथेनॉल को विकृतीकरण करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? देखो ये एक आंसर है, एक आंसर। कार्बन के जिस अपर रूप में 60 कार्बन परमाणु होते हैं उसे फुलरीन या बंक मिनेस्टर फुलरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंक मिनेस्टर फुलरीन या फुलरीन कहा जाता है। C60 कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 60। ठीक है, आगे बी का ये सी का है, सी का किसका है भाई जी? सी का है। ठीक है, ये सी का है, सी का, सी का। देखो एथेनॉल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें मेथनॉल क्या मिलाया जाता है? मेथनॉल, यानी जो विषैला पदार्थ होता है। मेथनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3OH। विषैला पदार्थ पिरिडीन, पिरिडीन भी मिलाया जाता है। कॉपर सल्फेट जैसे पदार्थ मिलाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृतीकरण कहते हैं, यानी ये पदार्थ मिलाने
जैसे मेथेनॉल मिलाया, कॉपर सल्फेट मिलाया, पिरीडीन मिलाया, इस पदार्थ को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृतीकरण कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त एथेनॉल को विकृत एथेनॉल या डिनेचर्ड स्पिरिट कहते हैं। नेक्स्ट इसका बी का आंसर के भाई चतुस्संयोजी क्यों होते हैं? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसकी बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। 4 सहसंयोजक बंध बनाने की इसी क्षमता के कारण कार्बन को चतुस्संयोजी यौगिक कहा जाता है। चतुस्संयोजी कहा जाता है। 4 के साथ सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता के कारण क्या कहते हैं? चतुस्संयोजी। आगे अथवा प्रश्न है, किलोवाट घंटा को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? 2 ऐसे चालकों के नाम लिखिए जिनमें प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। देखो ये ए, ठीक है, कई हो, हाँ आपके नहीं होगा ना, लिख लेना है ना, ये बाद में लिख लेना ये। आगे किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक क्या होती है? इकाई होती है। ऊर्जा इकाई मात्रक होता है। साधारण भाषा में इसे क्या कहते हैं? यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, यूनिट कहते हैं, जिसका उपयोग घरों में बिजली की खपत को मापने के लिए किया जाता है। आपने यूनिट हम के बिल कितना यूनिट आएगो, कितना यूनिट आएगो, वही तो है, मापने के लिए किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा, एक किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर। अगला देखो, ये एक का हो गया, ये बी का। फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? ये बी का या दूसरे का, बी का कह सकते हो। फ्यूज तार मुख्य रूप से टिन, किसका? टिन और सीसा के मिश्र धातु से बना होता है। किससे? एक तो लेड और टिन, लेड और टिन से बना होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इसका गलनांक क्या होता है? कम होना चाहिए। गलनांक क्या होना चाहिए? कम, ताकि आसानी से पिघल जाए, ठीक है, कम होना चाहिए, ताकि अधिक धारा प्रवाहित होने पर ये जल्दी से पिघलकर परिपथ को क्या कर सके? तोड़ सके। इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च। अगला सी, उच्च प्रतिरोध वाले 2 चालकों के नाम। एक तो होता है नाइक्रोम, यानी 2 ऐसे चालकों के नाम बताना जिसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। जैसे नाइक्रोम तार होता है, हीटर में प्रयोग लिया जाता है। नाइक्रोम और मैग्नीन, नाइक्रोम और मैग्नीन है, यह मिश्र धातुएं हैं जिनका उपयोग हीटिंग तत्वों जैसे हीटर या टोस्टर में और प्रतिरोधकों को बनाने में किया जाता है। ठीक है जी। आगे अगला प्रश्न कह रहा है, दिए गए हाइड्रोकार्बन, दिए गए हाइड्रोकार्बन जैसे C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 और CH4 में किसमें अभिक्रिया होगी? किसमें अभिक्रिया होगी भाई? अभिक्रिया उसमें होगी जो असंतृप्त है। संतृप्त है उसमें अभिक्रिया नहीं होती। जो असंतृप्त यौगिक है वो योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। असंतृप्त यौगिक कौन से? असंतृप्त यौगिक योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। असंतृप्त यौगिक कौन कौन से भाई? देखो, ये तो संतृप्त है, ये नहीं होगा। C3 3 दूनी 6 7 8, ये भी नहीं होगा। 3 दूनी 6, ये होगा। C3H6 2 दूनी, ये C2H2, ये 2 होंगे, है ना। इसे क्या कहते हैं? मेथ एथाइन, और इसे कहते हैं मेथ एथ प्रोपीन, कहते हैं प्रोपीन। तो ये 2 होंगे। आगे एक कार्बनिक यौगिक काली ज्वाला के साथ जलता है, ये संतृप्त है या असंतृप्त? कोई भी एक कार्बनिक यौगिक है वो काली ज्वाला के साथ जलता है, वो संतृप्त होगा या असंतृप्त होगा भाई? जो संतृप्त यौगिक होते हैं वो नीली स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। जो असंतृप्त यौगिक होते हैं वो काली ज्वाला के साथ जलते हैं।
तो बी का आंसर हो जाएगा असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक क्या हो जाएगा? असंतृप्त यौगिक। आगे सी, सी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन व कार्बन से, हाइड्रोजन व कार्बन, हाइड्रोजन व कार्बन द्वारा बने यौगिक को, बने यौगिक को, यौगिक को हाइड्रोकार्बन, बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन, बने यौगिक को क्या कहते हैं? बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे एक हाइड्रोकार्बन है CH4 है, C2H6 है, ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, चलो ये प्रश्न हो चुके हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा को बढ़ाने व घटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा को बढ़ाना या घटाना के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? धारा नियंत्रक का। किसका? धारा नियंत्रक का। किसका प्रयोग किया जाता है? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक। ये धारा नियंत्रक क्या करता है भाई? प्रतिरोध को बढ़ा देता है या घटा देता है। ठीक है, ऐसा उपकरण है, ऐसा उपकरण है, ऐसा उपकरण जो प्रतिरोध को परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। जब प्रतिरोध परिवर्तित होगा तो धारा बढ़ जाएगी और घट जाएगी। आगे भी, घरों में प्रयोग किए जाने वाले संयंत्रों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? घरों में किस क्रम में जोड़ा जाता है भाई? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। घरों के अंदर जो परिपथ होता है कैसा होता है? समांतर क्रम में। ठीक है, सी कह रहा है 1 किलोवाट घंटे में कितने वाट होते हैं? 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट होते भाई? 1000 वाट, 1000 वाट। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। उसी प्रकार 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। समझ में आ गई ये बात? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोष में स्थित होते हैं, क्यों? जो वर्षण होते हैं, वर्षण है जो, वर्षण है जो वर्षण कोष के अंदर, वर्षण कोष के अंदर, स्क्रोटम के अंदर स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्षण होते हैं, वर्षण होते हैं, वर्षणों के अंदर शुक्राणु बनते हैं और शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान चाहिए। और हमारे शरीर का तापमान आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और शुक्राणु निर्माण के लिए लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इस कारण वो शरीर से बाहर की ओर स्थित होते हैं। वर्षण के 2 कार्य लिखिए। वर्षण के पहला कार्य क्या हो जाएगा? शुक्राणु निर्माण करना, शुक्राणु निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। शुक्राणु क्या होते हैं? ये एक नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं जो जनन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। देखो यहाँ पर उत्तर ए का उत्तर दे रखा है, ए का। वर्षण उदर गुहा के बाहर अंडकोश यानी स्क्रोटम, जिसे क्या कहते हैं? वर्षण कोश में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर से कम तापमान आवश्यक होता है और शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री क्या होना चाहिए? कम। 2 से 3 डिग्री क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यदि वर्षण उदर गुहा के अंदर होते तो अधिक तापमान के कारण शुक्राणु क्या हो सकते हैं? नष्ट। ठीक है, आगे बी कि भाई वर्षण का क्या कार्य है? वर्षण के 2 कार्य है। देखो, वर्षण शुक्राणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का। वर्षण पुरुष युग्मक शुक्राणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्षण पुरुष युग्मक शुक्राणु बनाते हैं जो प्रजनन के लिए क्या होते हैं? आवश्यक। अगला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करते हैं। वर्षण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं जो पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे दाढ़ी आना, भारी आवाज होना, मांसपेशियों के विकास में सहायक होता है। अगला,
सी शुक्राणु क्या है? शुक्राणु पुरुष का युग्मक मेल गैमेट होता है जो निषेचन में भाग लेकर नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। निर्माण करता है शुक्राणु, निर्माण करता है, निर्माण करता है, निर्माण करता है एक्रोसोम। ये शुक्राणु ऐसा होता है। आगे शुक्राणु के मुख्य भाग देखो, 3 भाग होते हैं। एक तो होता है हेड, सिर, ठीक है। एक होता है मिडल भाग, मध्य भाग, क्या होता है ये, सॉरी सिर तो हो गया है। देखो शुक्राणु ऐसा होता है, ठीक है। ये मध्य भाग होता है, ये मध्य, ये सिर होता है शुक्राणु का, और ये पूंछड़ी होती है, पूंछ, ठीक है। अब देखो सिर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। सिर के अंदर क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, ठीक है। मध्य भाग ऊर्जा प्रदान करता है। मध्य भाग के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। आगे पूंछड़ी गति प्रदान करने में, ये फ्लैंजिला जो इसको क्या करती है? गति प्रदान करती है, पूंछ होती है शुक्राणु को। आगे अंडाशय का क्या कार्य है? भ्रूण का रोपण किसमें होता है? ऋतुस्राव किसे कहते हैं? अवधि कितनी होती है? चलो जी देखो, ये अंडाशय के क्या कार्य है? अंडाशय का कार्य है, पहला ही कार्य है अंडाणु का निर्माण करना। हर एक माह के अंदर परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करता है जो प्रजनन के लिए आवश्यक है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है हार्मोन का स्रावन करना। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है जो मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। इस तरह के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के में विकास के लिए सहायक होता है, ठीक है। अगला निषेचन सी, निषेचन के बाद बनने वाला भ्रूण गर्भाशय की अंतर्गर्भाशय, बी है इसका, ये बी का आंसर है। बनने वाला भ्रूण गर्भाशय की अंत गर्भाशय झिल्ली यानी एंडोमेट्रियम में चिपक जाता है। जो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति होती है, सबसे आंतरिक भित्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम, ठीक है। वहां पर क्या कर जाता है? चिपक जाता है। यही भ्रूण विकसित होकर शिशु बनाता है। क्या बनाता है? शिशु। आगे ये सी का आंसर। ऋतुस्राव वह प्रक्रिया जिसमें गर्भाशय की आंतरिक परत जिसे एंडोमेट्रियम यानी जो रक्त के साथ श्लेष्मा या म्यूकस के रूप में शरीर से बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ऋतुस्राव, ठीक है। आमतौर पर ये लगभग कितने दिन में होता है? 28 दिनों में। कितने दिनों में? 28 दिनों में। देख नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल एवं सार में 2 अंतर लिखिए। अम्ल एवं सार में 2 अंतर लिखिए। अम्ल एवं सार में 2 समानता लिखिए। लिखो रे भाई, अम्ल एवं सार में 2 अंतर, अंतर लिखो, अंतर बन सापा में अंतर गालिया करो। अंतर लिखना है अम्ल एवं सार में। ए अम्ल एवं क्षार में अंतर, अंतर क्या होता है भाई? एक तरफ लिखो अम्ल, एक तरफ लिखना है क्षार, ठीक है। अंतर पहला, स्वाद में खट्टे कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। स्वाद में कड़वे। दूसरो, जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। इसका जल में घुलकर OH-, जल में घुलकर OH- देते हैं, ठीक है। ये क्या लिख लोगे? अंतर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है अम्ल एवं सार में 2 समानताएं लिखिए। अम्ल एवं सार में क्या लिखनी है? 2 समानताएं लिखनी है। बी अम्ल एवं क्षार में समानता, बताओ समानता लिखनी है। पहली समानता लिखनी, अम्ल एवं क्षार जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। पहली समानता क्या है? अम्ल एवं सार में, अम्ल एवं सार जल में क्या होते हैं? घुलनशील। दूसरी समानता क्या लिखेंगे?
अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। ये दूसरी समानता हो गई। बात समझ में आ गई क्या? चलो ये प्रश्न हो गया। अगला कह रहा है तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण की परिभाषा, तनुकरण की परिभाषा ये रही भाई, ये रही तनुकरण की परिभाषा। कौन सा? सी है ना। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, किसमें? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में, किसकी सांद्रता में? आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण। अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। ठीक है। डी क्या था? जलीय विलयन में अम्ल या क्षार क्या होते हैं? जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का क्या होता है? जलीय विलयन में क्या हो जाएगा? डी। जलीय विलयन में, जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार आयनों में विभक्त हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। आयनों में विभक्त हो जाएंगे। अम्ल क्या देंगे? H+, अम्ल H+, और क्षार क्या प्रदान करेंगे? OH-। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ए धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ए धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। ए धातु ऑक्साइड होते हैं, कैसे होते हैं? अम्लीय। और धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? देखो ये आगे आंसर दे रखा है। सी, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सी का। बताओ। दावन सोडा का। किसका प्रयोग किया जाता है? दावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। दावन सोडा का सूत्र क्या होता है भाई? Na2CO3.10H2। यही होता है ना, ये दावन सोडा का सूत्र है। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। डी का आंसर, डी का आंसर हो जाएगा CuSO4, CuSO4.5H2, CuSO4.5H2। ठीक है। आगे बी का आंसर, ये लो, ये बी का आंसर, बी का आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित करके ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। इस कारण ये लो, ये लो, ये क्या बना लेता है? वापस जल के साथ अभिक्रिया करके, नमी के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेगा। फिर ये खराब हो जाएगा, बाहर फेंकना पड़ेगा इसको। अगला 1900% मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। क्या करना है? मानव श्वसन तंत्र का नामांकित। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित होती है? ये लो जी, ये मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र आपको छाप लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। अगला बी है। बी, कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का क्या होता है? विनिमय। आपको पता है गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कूपिकाओं के अंदर। कूपिकाओं के अंदर CO2 को लाकर छोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है? ब्लड के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तरण जाल होता है जो वायु से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक क्या करता है? पहुंचाता है। रुधिर में विलय CO2 को कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है ताकि CO2 हमारे शरीर से क्या निकल जाए? बाहर। आगे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थात्मक चित्रण कीजिए। मनुष्य में रक्त परिवहन संचरण को क्या करना है? समझाना। ठीक है। यहां पर देखो ये आपको पता है, ये मानव हृदय बनाता हूं मैं। आवाज देखना, ये मानव हृदय, ये मानव हृदय कितना कोष्ठी होता है भाई? 4 कोष्ठी। कितना कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी होता है। मानव हृदय 4 कोष्ठी होता है। ठीक है, ये 4 कोष्ठी होता है।
मनोहृदय 4 कोष्ठ होता है। सबसे पहले तो जो हमारी रुधिर है, रुधिर है जो संपूर्ण शरीर से कौन लेके आती है, अशुद्ध रक्त को, CO2 युक्त रक्त को, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, CO2, उस रक्त को कौन लेके आती है, महाशिरा। कौन लेके आती है, महाशिरा। महाशिरा के द्वारा संपूर्ण शरीर से रक्त को लेकर आने वाली कौन सी नली होती है भाई, महाशिरा। महाशिरा के द्वारा रक्त को यहाँ पर लाया जाता है, किसके अंदर, दायां आलिंद के अंदर। किसके अंदर लाया जाता है, दायां आलिंद के अंदर लाया जाता है अशुद्ध रक्त को। ये अशुद्ध रक्त फिर यहाँ पर दायां आलिंद के अंदर आता है, दायां आलिंद से दायां नीले में जाता है। ठीक है, अरे यही तो है, दायां नीले में जाएगा। और दायां नीले से फिर कहाँ जाएगा भाई, ये हमारा लंग्स है, फेफड़ा है। क्या है यहाँ पर, क्या होता है, फेफड़ा होता है। क्या होता है भाई, फेफड़ा। फेफड़ों के अंदर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान। यहाँ पर क्या किया जाता है, अरे यहाँ पर क्या किया जाता है, CO2 को यहाँ छोड़ दिया जाता है, CO2 को यहाँ छोड़ दिया जाता है, CO2 को यहाँ पर त्याग दिया जाता है, CO2 को। और ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। अब ये शुद्ध रक्त है जो कहां पर आएगा, बायां आलिंद के अंदर। कहां आएगा, बायां आलिंद के अंदर। बायां आलिंद से कहां प्रवेश करेगा भाई, बायां नीले के अंदर। कहां प्रवेश करेगा, बायां नीले के अंदर। बायां नीले से कहां जाएगा रक्त, आगे महाधमनी के द्वारा। किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर की प्रत्येक कोशिका तक किसको पहुंचा दिया जाएगा, रक्त को। ये लो, ये जो धमनी है, ये महाधमनी धमनियों में बढ़ जाती है। धमनियां छोटी छोटी कोशिकाओं में बढ़कर संपूर्ण शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह कर देती है। ठीक है जी, चलो अब ये लो, ठीक है। इसका क्या नाम है, फुफ्फुसीय शिरा। ये फुफ्फुसीय शिरा भाई, फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं इसे। ठीक है, ये फुफ्फुसीय क्या है, धमनी है। ठीक है, बाकी ये बायां नीले है। क्या है, बायां नीले। ये बायां आलिंद है, बायां आलिंद है। ये बायां नहीं है, ये दायां आलिंद है। ठीक है, और ये क्या है, दायां नीले है। ठीक है, और ये हमारा शरीर है, और ये केशिकाएं हैं। ये क्या है, केशिकाएं हैं, केशिकाएं। ठीक है, ये इस प्रकार रक्त का परिवहन होता है हमारे शरीर के अंदर। बात समझ आ गई क्या? इनके बीच में यहाँ पर ये त्रिवलनी कपाट पाया जाता है, और यहाँ पर कौन सा कपाट पाया जाता है, द्विवलनी। चलो आगे क्रियाविधि देखते हैं इसकी। आगे देखो, ये क्रियाविधि, रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि निम्न। सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर से महाशिरा के द्वारा दायां आलिंद में लाया जाता है। दायां आलिंद जब संकुचित हो जाता है, क्या हो जाता है, संकुचित, तो त्रिवलनी कपाट से रक्त दायां नीले में आ जाता है। जब दायां नीले संकुचित होता है तो रक्त फुफ्फुसीय धमनी से फुफ्फुस में चला जाता है, जहां रक्त में उपस्थित CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है तथा O2 को ग्रहण कर लिया जाता है। आगे कह रहा है ये शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से बायां आलिंद में आ जाता है। जब बायां आलिंद संकुचित होता है तो द्विवलनी कपाट द्वारा रक्त बायां नीले में भर जाता है। अब ये रक्त नीले संकुचित होकर शुद्ध रक्त को महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। ये क्रियाविधि है इसकी। चलो नेक्स्ट, अगला अपना आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, निम्न को परिभाषित कीजिए। देखो ये परिभाषा आपको ही लिखनी है। क्या करनी है, आपको ही लिखनी है। अवतल लेंस की मुख्य फोकस की परिभाषा, लेंस की फोकस दूरी, लेंस का क्या लिखना है, वक्रता केंद्र, लेंस का द्वारक, और ये इनकी भी परिभाषा आपको लिखनी है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दूरी, मुख्य अक्ष और द्वारक।
ठीक है, ये आपको करना है अंतिम प्रश्न। तो आपको यदि पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।